जो सर्वाइवल है वो बहुत टफ है। गला काट प्रतियोगिता चल रही है। हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। टाइम से सोएंगे तो आपको भरपूर नींद मिलेगी। यानी कि अगर हम 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ जाए, आपकी बॉडी मैसेज देती है, आपका काम मैसेज देता है। और जो ऊपर बैठा ना वो बेवकूफ नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात कह के गए हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में कई बार कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि आपका एक निशान बनता जाए, आपके जीवन को और ज्यादा धार मिले और अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आज बातरस में आप जिनके साथ बात करने जा रहे हैं, पहले मैं उनका परिचय दे दूं। सबसे पहली चीज, 40 साल उन्होंने कॉर्पोरेट में बिताए हैं। दूसरी चीज, वो एनर्जी हीलिंग के मास्टर हैं। तीसरी चीज, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। चौथी चीज, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। और पांचवी चीज, वो इन सारी चीजों को जोड़कर करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां छू चुके हैं, उनकी जिंदगियां बदल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं दिनेश कालिया सर की। बहुत बहुत स्वागत है सर बातरस में आपका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए हम आज का जो एपिसोड है सर, जो बातचीत का जो लबोलबाब है, वो कुछ ये रहेगा कि हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे युवा जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में चाहते हैं जानना, लेकिन जानते नहीं है। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देखिए, हर कोई कामयाब होना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। हर इंसान का एक ही गुण मकसद है कि मैं कामयाब हूं। अब वो अपनी परफॉर्मेंस देता है। अब उस परफॉर्मेंस पे उसको कई बार रिजल्ट नहीं मिलते, ज्यादातर रिजल्ट नहीं मिलते। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लैगिंग है। ठीक बात है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक अंडरस्टैंडिंग है उस डिफरेंस को समझने की, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू कैन डू। ओके, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू कैन डू। यस, वेरी नाइस। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपने इनर स्ट्रेंथ को, तीनों के ऊपर हम काम करते हैं, ताकि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, और जिसको अचीव करके हम अपने आप को कामयाब कह सकते हैं, उसको पा सके। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो 3 चीजें आपने बताई हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है और आपका गोल, इन तक पहुंचा कैसे जाए, ये तो बड़ी बात है ना। इस पे बहुत सारे बैरियर्स आते हैं रास्ते में। ऐसा तो है नहीं आराम से अगर होता तो सब लोग नहीं जो है नंबर 1 हो जाते। जो बैरियर्स आते हैं वो कौन कौन से बैरियर हैं? बैरियर तो डेफिनेटली आते हैं। और बैरियर से पहले मैं ये थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या। ठीक बात। कि क्यों हमें अपनी परफॉर्मेंस को, जो मैंने बात कही कि कैपेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, आज का जो भी सिनेरियो कॉर्पोरेट का है, मैं कॉर्पोरेट के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। ठीक है। वो एक इतना टफ कंपटीशन है, जिसे कहते हैं कि गला काट प्रतियोगिता चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक को बिल्कुल कुचल कर दूसरा आदमी आगे बढ़ जाना चाहिए। कट थ्रोट कंपटीशन। बिल्कुल ठीक बात। ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन में जो सर्वाइवल है वो बहुत टफ है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। तो एक बात आती है कि हमारी लाइफ भी है और हमारा काम भी है। ठीक बात है। तो वर्क और लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाना ये बहुत मुश्किल हो गया। ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा, अगर आप दिल्ली एनसीआर में है तो आप एक कोने से अगर दूसरे कोने में जा रहे हैं तो आपका ट्रैवलिंग में इतनी आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जब आप ऑफिस में जाएंगे तो क्या परफॉर्म करेंगे। आज ही कर ले लीजिए सर, मैं पिछले 3 घंटे की ट्रेवलिंग के बाद मैं एक कोने से दूसरे कोने पहुंचा हूँ।
अपने आप में जो है ये आपके लिए परफॉर्मेंस हैजार्ड्स है। हाँ, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि हमें पहले ये समझना होगा इम्पोर्टेंस क्या है कि जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो परफॉर्मेंस तो दे नहीं पाएंगे। ठीक बात है, उतनी तो नहीं दे पाएंगे जो आपके जो है आपके अंदर कैपेबिलिटी है। मैंने पहला वर्ड कैपेबिलिटी की बात की। ठीक बात। देखिए हर इंसान में मेरा ऐसा मानना है एक अलग हटके कुछ स्पेशलिटी होती है जो उसका एक एक्स फैक्टर होता है, और अगर वो अपने एक्स फैक्टर को इंट्रोस्पेक्ट करे तो वो कुछ भी कर सकता है, पर उसके लिए उसको समय ही नहीं मिलता अपने बारे में अवलोकन करने का कि मेरी ताकत क्या है, क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको सिंपली मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरा कर दूं या इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा अपने एक्स फैक्टर के द्वारा इनपुट दूं ताकि वो जो कट थ्रोट कंपटीशन है मैं उसमें एक एज ले सकूं। ठीक बात। अपने कंपटीटर से मैं एक स्टेप आगे जा सकूं। ठीक बात है। उसके लिए उसको टाइम नहीं मिलता। ठीक बात। यानी कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे परफॉर्म करें ताकि हम उस कंपटीशन में आगे जा सकें, हमारी पहचान बने और हम एक अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। बहुत बढ़िया। ठीक बात है। अगर हम अपना एक इन्फ्लुएंस अपने बॉसेस पे, अपनी टीम पे, अपने सबऑर्डिनेट पे क्रिएट करने में कामयाब नहीं होंगे तो आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, आप एक ऑर्डिनरी आदमी बन के रह जाएंगे। और उस ऑर्डिनरी आदमी या उस ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी से आप अपनी लाइफ में जो अपने ड्रीम्स हैं, जो आपके परिवार के, आपके मिसेज के, आपके बच्चों के, फिर उनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसी जद्दोजहद में फिर आप तनाव के शिकार होंगे, स्ट्रेस में आएंगे, बीमारियों से घिरेंगे, अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएंगे। इसलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को समझना और उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना ये बहुत जरूरी है। ठीक बात है। तो ये तो बात होगी इम्पोर्टेंस की। अब हमारे बैरियर्स क्या है? तो बैरियर्स में सबसे बड़ा तो जो बैरियर आज का वातावरण है, एक्सपेक्टेशंस है, और उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमारे अंदर कैपेबिलिटी को एक प्रैक्टिकल वे में यूज करने के लिए हमारे पास उसको योग्यता तो है पर हम अपनी योग्यता दिखा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। वर्कलोड इतना ज्यादा है कि उस वर्कलोड को पूरा करें या फिर अपने लिए अलग से जो है वो या उस काम को एक स्पेसिफिक वे में करें। अपने आप को टीम को भी लेके चलना है, अपने कुलीग से आगे भी निकलना है, अपने बॉस को भी सेटिस्फाई करना है। तो दीज आर द मेजर बैरियर्स। First is that environment. Second thing is that your workload. That is office culture. और उसके बाद हमारी इनएफिशिएंसी इन सब चीजों को मीट कर लेगी। दिक्कत समझ में आ गई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जरूरी कितना है ये समझ में आ गया। अब इसको अचीव कैसे किया जाए, हाँ, इस पे बात करते हैं। देखिए ये बात तो हमें समझ लगे कि हमें अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है, आगे बढ़ना है तो आपको अचीव करने पड़ेंगे। अब कैसे करें, इसके 3-4 बड़े ही अच्छे तरीके हैं जो हर कोई कर सकता है। मैंने इस बात की कि वर्क लाइफ बैलेंस की। अगर हमें ये सोचें कि मुझे अपने काम और अपने जीवन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है तो आप अपने काम को भी समय दे पाएंगे, अपनी लाइफ को भी समय दे पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप के साथ बैठना होगा, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। आत्मावलोकन मतलब अपने आप के साथ में बैठना है और आत्मावलोकन करना है कि मेरे में कहाँ कमियां रह रही हैं, मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा। उन कमियों की हमें एक लिस्ट बनानी है। एक तो चीज पहली आ गई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद जो दूसरी बात आती है उसके लिए एक जब समझ लग गई पूरी स्ट्रेटजी बनाना। स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसको डिसिप्लिन वे में उसको इम्प्लीमेंट करना।
और चौथी बात ये आती है समर्पण। हमें अपने लक्ष्य के लिए जब तक समर्पण भाव से नहीं लगेंगे, समर्पण किसी के कहने से नहीं आता है, समर्पण एक ऐसी फीलिंग है जो आपके अंदर से निकलती है, और वो अंदर से जो फीलिंग निकलेगी वो उसके बाद जो आप परफॉर्मेंस दोगे वो सभी को हैरत में डाल देगी। और इसके लिए, इसके समर्पण के लिए भी आगे कई चीजें हैं जो हम आगे विस्तार से करेंगे बातचीत की। इसमें हम ऐसा क्या करें कि जो हमसे मिले वो खुश हो जाए, जो मिले हमारी तारीफ करे, हमारी टेबल पे कभी कोई कागज पेंडिंग ना हो, हमारा काम सारा पूरा हो, ठीक बात, घर में जाए तो बच्चे बिल्कुल खुश हो जाए, ठीक बात, मैसेज भी खुश रहे, ठीक बात। बड़ा गूढ़ मंत्र, हर तरीके से बहुत हम इस चीज को कर सकते। बहुत गूढ़ मंत्र है दोस्तों। आप सब लोग जो लोग देख रहे हैं इस बात को समझिए, वर्क लाइफ बैलेंस, घर में पत्नी भी खुश है, ऑफिस में बॉस भी खुश है और आपकी अंतरात्मा भी खुश है। इन तीनों चीजों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आज के युग का सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस समय मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो इस चैलेंज को बहुत आसानी से, आपके इस चैलेंज को दूर कर सकते हैं। इसमें बहुत गूढ़ सूत्र दे सकते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनको आप थोड़ा सा एक आध दो ऐसी टिप्स दीजिए पॉइंटर्स के हिसाब से कि भाई इन तीनों चीजों में वो ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस कर सकें कि वो तीनों जगह पे संतुष्ट हो पाए। तो देखिए, एक तो जहां तक टिप्स की बात है, मैंने एक आपको शुरू में बात कही कि इंट्रोस्पेक्शन, स्ट्रेटजी, और उसके बाद कैसे आगे उन चीजों को करें। ठीक बात है। इसमें जो मैं बात कहूंगा, मैं बारी बारी से एक स्टेप को बिल्कुल 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 कि जब हमें ये पता चल गया कि ये मेरी कमियां हैं और उस पर मुझे स्ट्रेटजी बनानी है। अब मान लीजिए आपको ये कमी पता चली कि मैं ऑफिस में क्यों नहीं काम कर पाता, इस पे आपने फोकस किया, तो पता चला कि मेरा सारा टाइम ट्रैवलिंग में ज्यादा निकलता है और जब मैं वहां पहुंचता हूं तो तब तक मैं ज्यादातर लेट होता हूं या बहुत सामने खड़ा होता है, वो डांटेगा या मेरा वहीं पे मूड ऑफ हो जाता है, आधी एनर्जी ऐसा लगता है कि वो उसने छीन ली, तो मैं परफॉर्म क्या करूंगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि रूट भी वही है, ट्रैफिक भी वही है और टाइम भी वही है पहुंचने का, तो हम कर क्या सकते हैं, अपने आप को थोड़ा एडवांस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर हम 1 घंटा, मात्र 1 घंटा अपने रूटीन को एडवांस कर लें, यानी कि अगर हम 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाएं, और आपके 5 से 6 बजे के बीच में आप इतनी हैप्पीली जाएंगे कि नाश्ता करते करते समय आप बच्चों को भी टाइम देंगे, नाश्ते की टेबल पे पूरा परिवार एक साथ बैठेगा। क्या बात है। और उस दौरान आपको मालूम है कि मेरी इतनी डेली इतना टाइम लगता है, उस ट्रैवल को भी करेंगे और ऑफिस में 15 मिनट पहले भी पहुंचेंगे। क्या बात है। अगर आपको ये मंत्र आप याद कर लीजिए, अगर आपको ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अगर आपको ये कहना कि बॉस आपको हमेशा अप्रिशिएट करे, कुलीग्स आपको बिल्कुल हैरत की तरफ देखें, आपके सबॉर्डिनेट आए और आपको पूरा रिगार्ड करें, तो उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि आप 15 मिनट पहले पहुंचिए, और उन सबसे पहले पहुंचिए तो उसका मजा कुछ हुआ है। आप ये कर देखिए, आपका एक बिल्कुल नजरिया ही बदल जाएगा। क्या बात है। और 15 मिनट पहले पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने जीवन से जितने बजे भी आप अपना दिनचर्या शुरू करते हैं उससे 1 घंटा पहले सिर्फ शुरुआत करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि रात को 1 घंटा पहले सो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत आसान है, लेकिन आपको अगर इसमें नियमितता बरतते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैंने समर्पण कहा ना, जब हमें मालूम है कि मुझे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, मुझे हर कीमत पे अपने ऊपर किसी को उंगली नहीं उठाने देना, ये मेरा लक्ष्य है, मैं सबसे पावरफुल हूं, मैं किसी काम में मेरी योग्यता सबसे ज्यादा है, तब इस चीज को करना है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। जब आपने तो तब आपका समर्पण आएगा। जब आपका समर्पण आएगा तो आप निश्चित बिना किसी के कहे 5 बजे उठेंगे। क्या बात है।
और उसके बाद आप देखिए आपकी योग्यताएं कितनी। जब आप पहुंच गए ऑफिस में तो सब हैरान है साहब, जितने लोग लेट आएंगे आप उनको देखेंगे, जो लोग पहले आपको देखते थे जब आप उनको देखेंगे तो वो आधी चीज तो वहीं आपने रेस जीत ली। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात। आधी गेम तो आपने वहीं जीत ली। और उस दौरान आपको करना क्या है कि जिन चीजों को आप कर रहे थे उसको बारे में कहना है व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई कैन डू। मैं क्या कर रहा हूं और क्या मेरी करने की क्षमताएं हैं इस काम को, वो क्षमताएं आपके अंदर हैं। और इसको एक बार इसमें थॉट प्रोसेस देने में 5 मिनट भी नहीं लगते। अगर आप उस पर फोकस हो जाएंगे किसी चीज पे तो आप अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा उस काम को, यानी कि कई काम आप देखेंगे ऐसे हैं जिनको आप डेलीगेट कर पाएंगे। और डेलीगेशन ऐसी चीज है जो हम करते नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता नहीं है। हम लोग कहते हैं यार मैं कैसे कहूं, जबकि अगर आप आधा काम डेलीगेट कर दें जिसमें आप जूझे रहते हैं, जो कि आपके सबऑर्डिनेट बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको ना कर जाते हैं। और आप कई बार आप बॉस भी आपको ओवरलोड दे देते हैं, आप सोचोगे ये काम मेरा है ही नहीं, जिसका है आप उसको दीजिए। ठीक बात है। तो जब आप इस तरीके की पोजीशन पे आ जाएंगे कि भाई मैं ये मेरा काम है, ये मुझे करना है और ये काम है मैं अपने बॉडी को डेलीगेट कर सकता हूं, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। तो फिर आप थकेंगे कहाँ पे, आपकी कितनी एनर्जी बच गई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। ये तो पहला पॉइंट हमने बताया। दूसरा जो मैं ये कहता हूं हमेशा कि हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हेल्थ का मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों। अब शारीरिक तो ठीक है, आप अगर जल्दी उठेंगे 10-15 मिनट आपने अपने शरीर के लिए दे दिए तो बहुत है, थोड़ा बहुत आपने प्राणायाम कर लिया, मेडिटेशन। पर मानसिक रूप से भी आपको थोड़ा सा कि रात को आप जब टाइम से सोएंगे तो आपको एक भरपूर नींद मिलेगी, सुबह आप फ्रेश उठेंगे। अब देखिए मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। जब तक लोग सो के उठे तब तक मेरा आधा दिन भर का काम पूरा हो जाता है। और मैं आपके सामने देखिए, आप इतना मैं मेरा एज का आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, अंदाजा लगा ही सकते हैं। और मैं कितना आपके सामने फ्रेश दिख रहा हूँ इस समय भी, सारा दिन बीत गया एग्जैक्टली और मैं अभी भी पूरी तरह फ्रेश हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा नेचर के साथ, नेचर को समझना होगा, एनर्जीज को समझना होगा। तो क्या हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे, कोई भी शरीर है काम करेगा, थोड़ा बहुत तो थकेगा, तो क्या उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं? और ऐसे तरीके हैं जो कि आप ऑफिस में बैठे बैठे ही 5 मिनट के अंदर आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। अरे वाह! आपको कभी भी बीपी नहीं बढ़ेगा, आप कभी भी तनावग्रस्त नहीं होंगे। जब आपका तनावग्रस्त ही नहीं है, कभी आपको टेंशन इतनी नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, मान लो शाम के समय आपको 4 बजे 4:30 बजे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, सारे दिन का काम हो गया। अब वो बोझिल समय होता है, पता है लोग तो थके हुए, और आप अगर उसमें इतने एक्टिव और एनर्जी के साथ जाते हैं तो आपका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, और वो एनर्जी आप अपने आप में मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि उन चीजों को समझना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी की एनर्जी को लॉस ना होने दें और एनर्जी को मेंटेन करें। कैसे जो है एकाध जो है तरीका आप दर्शकों को समझाइए सर, एकाध तरीका सिखाइए। हाँ, सिखाने वाली जहाँ मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा मैं विस्तार में डीप जाना चाहूंगा कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी और हाउ वी कैन यूज दैट एनर्जी इन डेली लाइफ। उसको कैसे हम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि उसके द्वारा हम एकदम तरोताजा बने। ठीक बात है। अभी तक हमने ये बातें करी कि पहले तो हम अपने वो सुबह एक रूटीन में लाए, समर्पण भाव में लाए, अपने इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सुबह उठ के स्ट्रेटजी बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके हिसाब से अपना ऑफिस पहुंचे और अपना काम करें। दूसरी हमने बात कही कि हम नेचर के साथ रहें। नेचर में कि एक तो हमारे सनातन धर्म में इस बात को बहुत ही, आज इसको पश्चिमी देश पूरी तरह से अपना रहे हैं, पर जो पूरब ने जो दिया है, तो हमारे देशों में युगों युगों से वो दे रहे हैं, वो यही कहते हैं कि आप
खाने पीने में भी नेचुरल चीजों को ज्यादा यूज करें, पैकेज फूड को बंद करें, और बाकी चीजों में भी आप एनर्जी को समझें और उसको लें। तो थोड़ा सा आप खान पीन में, नाश्ते में हमें क्या करना है, भोजन क्या करना है, ऑफिस में जाके मतलब हम जाके वहां से बाजार से मंगा के फ्राइड और ये सब चीजें हैं, ये ना खाएं, जिससे हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, कि ऐसा भरपेट खा के जाए ताकि आप पूरा उसके आपको कभी ऐसा ना लगे कि उसके बाद आपने थोड़ा लाइट अपने लंच भी किया और फिर आपके रात को आपने किया, तो आप हमेशा हल्कापन महसूस करें। सही बात, हमेशा एक हल्कापन। तो एक तो ये चीज। दूसरी, एनर्जी का जो मैं अगर वैज्ञानिक भाषा में ही बात करूं तो एक न्यूटन ने लॉ दिया है, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी made nor can be transformed. Energy can neither be created nor can be transformed. Energy can neither be created nor can be destroyed. It can simply be transformed from one form of energy to the other form of energy. मेरा बीच में थोड़ा सा वो टंग स्लिप हो गया। तो ये ऊर्जा को ना कोई बना सकता है ना कोई खत्म कर सकता है, ये तो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में व्याप्त है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। कण कण में व्याप्त का मतलब ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वर अपनी ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा कण कण में, जीवों में, पौधों में, हर जहां भी जो भी है उसमें वो, उसी ईश्वरीय शक्तियों को हम ऊर्जा कहते हैं। और अगर हम सनातन के हिसाब से चले तो हमारे पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जो ऊर्जा का रूप है। पहला आकाश, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा जल। इनके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन के द्वारा हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। भोजन भी इन्हीं पंच तत्वों से ही निकल के आता है। और हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है और इसी में मिल जाना है। अब अगर हमारे, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी है और हमारे बाहर भी एनर्जी है। अब अगर हम अपने अंदर की एनर्जी को लॉस कर देते हैं तो वहां पे अब एनर्जी जो है ऊपर से आ रही है, हमारे सहस्रार जैसे क्राउन से आके हमारे यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद एनर्जी डिप्लीट होना शुरू होती है और नीचे हमारा जो रूट चक्र है वहां तक आते आते एनर्जी बहुत लो हो जाती है। अब मोटी मोटी बात ये समझें कि जैसे हमारे घर में पंखा चल रहा है, वोल्टेज लो हो गई तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है। अब हमारे जितने हमारे अंदर 7 जो साइंस कहती है ग्लैंड्स हैं, हम कहते हैं 7 चक्रास हैं, दोनों तरीके से मतलब एक ही है। उन्हीं ग्लैंड्स और उन चक्रा के साथ आगे जो है सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। जब उन चक्रास तक प्रॉपर ऊर्जा नहीं जाएगी तो इसका मतलब उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो शिथिल होना शुरू करेंगे। इसका मतलब हमारी बॉडी थकने लग जाएगी तो हम टेंशन हो। और मैंने कहा कि ऊपर सारी यही तक क्यों एनर्जी रहती है, क्यों कि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सोच, हमारे विचार। आज साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि हमारे विचार भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और इसमें होता क्या है कि जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, एक आम आदमी दिन भर में 65 से 70 हजार थॉट्स क्रिएट करता है और ये तब है जब वो नॉर्मल रहता है। अगर वो टेंशन में है तो ये बम्बार्डमेंट होती है, थॉट्स लाखों में चले जाते हैं और फिर उसकी उनमें भी 90% 80% नेगेटिव है। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी हमारे यहाँ जाती है और ये जो ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी ने इसी नेगेटिव को कंपनसेट करने में सारी ऊर्जा लग गई। अब नीचे ऊर्जा जाएगी कैसे? बड़ी मोटी मोटी एक तरीके से आपको बढ़िया समझ में आ रहा है सर, पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। इसका मतलब 2 चीजें हो गई। एक तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि विचारों के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हुई। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड और एनर्जी नीचे तक जा रही है ट्रांसफर होकर। अगर हम कोई ऐसे चीजें अपना ले
ये साइंस ने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है कि हर एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब देखिए, जल है, समुद्र से बादल वाष्प उठते हैं, बादल लेके पानी ऊपर तक जाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर हुई वायु के द्वारा, जल से वायु में आई, वायु से फिर उधर ट्रांसफर हुई, फिर नदियों के थ्रू जल आया, बारिश हुई। हर जगह एनर्जी का, सूर्य की गर्मी से पेड़ पौधों में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हमारे शरीर में ट्रांसफर हो रही है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिनको, और दूसरे हम अपने ज्ञान इंद्रियों से भी एनर्जी को ले रहे हैं। हम प्राण, हमारा शरीर प्राण वायु से चल रहा है, श्वास के माध्यम से हमारी ये हम ले रहे हैं, पूरी ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, वायु, प्राण वायु अंदर जा रही है, जिसके द्वारा हमारी सांसें चल रही हैं, जल रहे हैं, अंदर ब्लड जा रहा है। सूर्य की रोशनी से हमें गर्मी, आप कहते हैं कि भाई विटामिन डी लो, ये करो, भोजन से हमें केमिकल एनर्जी भी मिल रही है, तो भोजन भी इन्हीं चीजों से, तो एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है ना। तो अब इसी एनर्जी को अगर हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर ले, और उसके कुछ तरीके हैं जो कि आप अगर हमारे साथ बैठे तो मैं उसको और डिटेल में समझा सकता हूं कि उनमें खाली, जैसे आपको अपनी एनर्जी घर में बैठ के, अभी इस पे जापानीज साइंटिस्टों ने बहुत काम किया कि जो पानी के अंदर आप अपनी ऊर्जा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज है। अब होता क्या कि आज के लोग, बच्चे तो कहते हैं ये तो कोई क्या ये बातें हो रही हैं, एक आप टेक्निकल इंजीनियर है, सबको साइंस, आज के युग में ये साइंस ने प्रूफ किया, मेरा नहीं प्रूफ किया, मेरे पास उनके पूरे रिसर्च है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पानी के अंदर आप अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने एक जग पानी लिया और उसमें अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर ली, पॉजिटिव एनर्जी। अब उस जग को पानी का आप साथ ले जाइए, वो ऊर्जा उसमें हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। और जब ऑफिस में आपको मौका, वो पानी के 2 घूंट पी लीजिए, आप देखेंगे तरोताजा हो जाएगी। क्या बात, कुछ कोई मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं है। कितना आसान है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है, और लोग इस सब चीज को मानते हैं। विद इन 5 मिनट्स, और मजे की बात, जब वो पानी खत्म हो जाएगा, जैसे बॉटम में थोड़ा सा रह गया, उसमें फिर पानी भर दीजिए, वो फिर चार्ज हो जाएगा। पानी एक बार आपकी ऊर्जा से चार्ज हो गया तो उसमें अगर एक बूंद भी है, वो पूरे जग को दोबारा चार्ज करने में सक्षम है। ये साइंटिस्टों ने प्रूफ किया। तो उस पानी को चार्ज करने के लिए आपको उस पानी के साथ क्या करना होगा, मतलब आपको पॉजिटिव, वो एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, जिसको हम बैठ के, मतलब जो भी हमारे पास मेरे पास आते हैं, अब मैं तो इसी एनर्जी में, जैसे आपने बात की, मैं इसी ऊर्जा में ज्यादा रहता हूँ। तो यहाँ तक मैंने देखे हैं कि कोई पहले तो होती है साइकोसोमेटिक डिजीज, ये सारी जो छोटे मोटे डिजीजेज है ना, ये तो कोई डिजीजेज ही नहीं है। आपका बीपी, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये तो आपको मिनटों में, कुछ दिनों में आप बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं, अगर आप एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस, एनर्जी इनटेक की प्रैक्टिस करें। वो कैसे लेनी है, वो एक पूरा विधि है। तो मैं आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमेंट करके सर से पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल को यहाँ पहुंचाएंगे सर तक, कि अगर आपको सर के साथ, चूंकि एक एनर्जी हीलर हैं, आपके पास अगर कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हैं, और किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जाए वो भी पूछ सकते हैं। तो कमेंट करके आप जरूर अपने सवाल पूछिए, वो सर तक पहुंचाए जाएंगे, और आप सर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। दिनेश सर, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, कॉर्पोरेट जगत में ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। आप ना नहीं कह पाते, आप नॉर्मल जिंदगी में ना नहीं कह पाते। आपके घर में जो है, पता लगा कोई रिश्तेदार आ जाते हैं या कोई आ जाता है, आप उनको ना नहीं कह पाते। आप जहां नौकरी करते हैं वहां क्या ना कहेंगे। ऐसे में मतलब आप कोई एक तरीका बताइए कि भाई मन में ये है कि हम नहीं करेंगे भैया, हमसे नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, या फिर नहीं करना है, या फिर नहीं जाना है, ना कैसे कहा जाए, और ऐसे ना कहा जाए कि बॉस भी जो है नाराज ना हो। देखिए, मैं अभी पहले तो अब जो जहाँ पे मैंने उस बात को पूरा कर, मैंने कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर्स, जितने सीनियर्स हैं उनके साथ इस विषय पे काम किया, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों से ग्रस्त सीनियर्स होते हैं। आज अगर आप देखेंगे, हार्ट अटैक्स और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स है, तो वो सीनियर्स को पास ज्यादा है, क्योंकि वो एक सैंडविच की तरह बने होते हैं। उनके ऊपर भी कोई होता है, उनके नीचे भी कोई होता है।
ऊपर वालों को जैसे आपने कहा वो ना नहीं कर पाते, और उसमें वर्कलोड को प्रेशर मिलता है, स्थितियां ऐसी है ना नहीं कह सकते, और नीचे वालों को काम नहीं डेलीगेट कर पाते, नीचे वाले उतनी परफॉर्मेंस और अपनी परफॉर्मेंस को वो बढ़ा नहीं पाते। तो इसीलिए जो हमारे विषय, मैं बिल्कुल उस विषय पे ही हूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का अब आप महत्व समझ रहे होंगे कि परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस में अपनी परफॉर्मेंस, दूसरे की नहीं, पहले तो अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करूं ताकि मैं आगे जा सकूं। बिल्कुल। अब आपने जो प्रश्न किया ये भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से ही जुड़ा है जी, कि हम ना नहीं कह पाते। जब हम एक डिफाइंड वे में हमने अपने रोजमर्रा के, जब हम अपने जा रहे हैं अपने ऑफिस में टाइम से पहले में काम कर रहे हैं और हम पूरी क्षमता के साथ आउटपुट दे रहे हैं, तो एक अपने आप ही मैसेज जाएगा कि इस आदमी की क्षमताएं क्या हैं, ये किस काम के लिए परफेक्ट है और किस काम के लिए ये योग्य नहीं है। ठीक है। और ये बात कहना आप ना नहीं कहिए, पर उसको एक अपने शब्दों का आपको इस तरीके से चुनाव करना पड़ेगा कि अगर आपका बॉस है और ये होता है, जनरली होता है, और उसमें कोई बुरा मानता नहीं अगर आपने तरीके से उसे कन्विंस कर दिया। मैंने अगर आपने कन्विंस करने कि सर आपने मुझे ये काम दिया, आप कहेंगे तो मैं करूंगा भी, पर क्या आप समझते कि मैं इसमें पूरा अपना बेस्ट दे पाऊंगा? जबकि इस काम को अगर उस आदमी से काम कराया जाए तो वो इस काम में शायद बेहतर इनपुट दे पाएगा, और इसके बदले में जो मैं काम कर रहा हूं आप उससे रिलेटेड मुझे दीजिए। आपने ना वर्ड कहीं नहीं कहा, पर आपने चीजों को मैनिपुलेट किया। हम लोग की जिंदगी, और ये ना कहना, इस चीज को तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं घर में भी इस बच्चों को भी सबको ज्यादा कि देखिए, ना कहने के आप पहले ये सोचिए, एक होता है डायरेक्ट मना करना, रिफ्यूज करना, वो गलत है। पहले सोचिए, अपनी क्षमताओं के हिसाब से देखिए। कई लोगों का आता कोई भी काम ना, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। पर कई यस मैन बनना भी गलत है। हर चीज में बात फिर वही आ जाती है, वर्क और लाइफ में बैलेंस। आपको अपने काम में भी बैलेंस कहना होगा, यस और नो में भी बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और उसमें भी देखिए, आपकी बॉडी मैसेज देती है, आपका काम मैसेज देता है, और जो ऊपर बैठा ना वो बेवकूफ नहीं है, उसको मालूम है वो जबरदस्ती आपको ऐसे काम नहीं देगा। और कभी वंस इन ए ब्लू मून, कभी साल में एक आध बार आ भी जाए, पर वो बात एक एक्सेप्शनल है। पर अगर आप अपने कार्य से, अपने जो स्किल्स है, अपनी योग्यताओं से, अपने टैलेंट से एक मैसेज ऑर्गेनाइजेशन में देते हो, अब देखिए होगा एक मैसेज क्या जाता है। एक आदमी ने ऐसी भूमिका बनाई, तो जब बॉस है, अरे यार वो तो सारा दिन बेकार बैठा था, उसे इस काम को क्या देना, किसी दूसरे को ये काम देना। कभी होता है कि ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं, जानबूझ के ऐसी इमेज बना के रखते हैं कि हमें काम ही ना करना पड़ा, और बॉस ये तो काम करेगा इसे कहने से, राइट। अब जो आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, अब वो उसमें लोडेड हो रहा है। इस चीज को नहीं होने देना। ठीक बात है। अगर कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये थोड़ा कि आप उसको करेंगे। ठीक बात है। और जब ये आप ना कहना सीख जाएंगे ना, तो आप अगर शाम को आपके 6 बजे 6:30 ऑफिस से छुट्टी होते हैं ना, आप एग्जैक्ट 6:30 बजे घर आएंगे, घर के लिए तैयार हो जाएंगे, और 6:30 बजे घर के लिए निकलेंगे तो नेचुरली घर में टाइम से भोजन करेंगे, परिवार का टाइम देंगे, परिवार से बैठेंगे, नेचुरली आप जल्दी सोएंगे, नेचुरली सोए जल्दी उठेंगे। बिल्कुल एक पूरा एक अपने आप में चीजें सिस्टम है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। हम लोग सर कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चीजों को जो है इस तरीके से आपने बहुत साल मतलब करीब कितने साल, 4 दशक, अभी भी मैं कॉर्पोरेट से जुड़ा हूं, 4 दशक आपने बिताए हैं। उसके बाद आप भी कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट दिखने में जितना चमकदार, जितना सुंदर, जितना साफ सुथरा लगता है, क्या वाकई वैसा ही है या उसके पीछे की दुनिया थोड़ी अलग है? बहुत टफ है दुनिया। ये बात तो ठीक है कि बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा ये आपको मिलता है कि वो आपको जो स्पेस देते हैं कि आप अपना बैठ के, कई बार आपको कैबिन मिल जाए, पर सब कुछ है। और उसके पीछे जो आज का जो टारगेट ओरिएंटेड कंपनी, एक्चुअली क्या है कि चेंज बहुत तेजी से आ रहा है, बदलाव इतनी तेजी से आ रहा है
कि चेंज तो हर समय होता रहा, पर आज के युग में जो चेंज हो रहा है ना, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है और हर ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को पकड़ने की कोशिश कर रहे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। अब देखिए बड़े स्तर पर भी देखिए, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन कॉर्पोरेट्स ने उस चेंज को एक्सेप्ट किया। अब आज बताइए, किसी जमाने में नोकिया की तूती पहुंचती थी, आज नोकिया का नहीं बहुत। किसी जमाने में ये कोडक का कितना नाम था, कितना बद कहाँ गए, जेरोक्स कितनी बड़ी कंपनी हो गई, कहाँ गई। आज देखिए वोडाफोन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उसको एयरटेल तक नहीं पहुंच पा रहा, जबकि जियो वालों ने पकड़ा चीज को तो उन्होंने आगे। तो ये जो चीज है ना, ये जो ऊपर टॉप बॉस बैठा है उससे लेके जो ऑर्गेनाइजेशन का मान लो सीईओ है, एमडी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनपे इस चीज का प्रेशर है और वो प्रेशर नीचे तक आता है, जिससे टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। और आप रिजल्ट, हर आदमी को रिजल्ट चाहिए आपसे। प्रोडक्टिविटी क्या है, दैट इज इन ए फिक्स टाइम पीरियड यू हैव टू गिव ए रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आप बेकार है। और रिजल्ट आप तभी दे पाएंगे कि अगर आप अपने आप को तरोताजा रखेंगे। आप जा रहे हैं मीटिंग में, शाम के समय मीटिंग है और आप इतने थके हुए हैं, सिर दर्द हो रहा है, परेशान है, उधर बीपी बढ़ा हुआ है कि आप मीटिंग में अपना इनपुट दे के आएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज के कॉरपोरेट की, आज के हर इंसान की, आज की जो सबसे बड़ी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करे, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर तक लेके जाए, कैसे लोगों को प्रभावित करे, कैसे वो अपने परिवार के साथ तालमेल बना सके, कैसे रोज का जो जद्दोजहद ट्रैफिक में होती है। अब देखिए, आज आप दिल्ली में देखिए कितनी लोगों में एंजाइटी और टेंशन है, आगे जल्दी पूरा ट्रैफिक जा रहा है, अगर एक हल्की सी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी जैसे टच हो गई, मरने मारने को होता था। पेशेंस नहीं, इतना मतलब गुस्से वाले लोग, हैरान होता है आदमी। तो ये जो बातें हैं इसको हमें समझना होगा, अपने मानसिक संतुलन को हमेशा मेंटेन करना होगा। और उसके लिए हमें ऐसा नहीं, लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, ये बेवकूफी की बात है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आदमी जितना जो ज्यादा वर्क ओवरलोडेड है उतना वो गलत काम कर रहा है, तो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हर आदमी, आपके 8 घंटे आपको जो ऑफिस में रहते हैं उसमें 5 से 6 घंटे भी अगर आप इस तरीके से काम करें तो 2-3 घंटे रोज बचा सकते हो, ये मेरा दावा है। और मैंने लोगों को ऐसे मैंने सीनियर्स को देखा है, डायरेक्टर्स को देखा है, जो अब जितना बड़ा पोजीशन होगा ना, जो कामयाब होगा उसके टेबल पे कभी कागज या फाइल पेंडिंग नहीं होगी। वो इतने परफेक्ट होते हैं, उसी समय वो कागज को लेंगे, उस पर फोकस करेंगे और उस काम को निपटा के खत्म करेंगे जो काम। ये कि जिसके टेबल ढेरों पेपर पड़े हैं, फाइलें पड़ी हैं, समझो उसको अपने आप को रीथिंकिंग की जरूरत है। वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं है। सर, एक चीज हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातचीत करी, लेकिन ये जो एनर्जी, जैसे आपने बताया कि जल में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पे जो है थोड़ी चर्चा हो जाए। हाँ जी, तो देखिए, एनर्जी को अगर हम यूनिवर्स में देखें, आपने बरसात के बाद इंद्रधनुष देखा, हाँ, और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और ये जो 7 रंग है, ये किसी पेंटर ने या किसी इंडस्ट्री ने नहीं बनाए हैं, ये कुदरत ने अपना जो उनका जो एनर्जीज का मिश्रण होता है उससे ये रंग निकल के आते हैं। और इनकी हर कलर की इसकी एक वाइब्रेशन है। और ये कलर अगर आप और गहराई से देखें तो एक सिस्टम में लगे हुए हैं इंद्रधनुष में, जिसको विबग्योर कहते हैं। विबग्योर का मतलब होता है कि सबसे ऊपर वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ये 7 कलर हो गए। अब हम पहले बात कर चुके कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास भी हैं, और ये 7 चक्रास जो हैं इनकी अपनी एक वाइब्रेशन है।
और इन कलर्स की भी एक वाइब्रेशन है। तो जो जिस चक्र की जो इस कलर के साथ वाइब्रेशन मैच करती है, अगर उसके द्वारा उसको नजदीक लाया जाए तो उससे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। राइट। तो सहस्रार चक्र जो है ऊपर का, ये वायलेट कलर के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमारे जितने भी ऊपर के रिलेटेड ऑर्गन्स हैं या उनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, वो इसी के खाली वायलेट कलर के साथ हम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करें तो वो उससे बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। अब वो कैसे मैच करनी है मैं इस पे आगे आता हूँ, बाद में बताता हूँ। इसके बाद आता है हमारा इंडिगो आज्ञा चक्र। राइट। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसकी चीजें हैं, फिर हमारा आता है ये थ्रोट चक्र जो ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे थ्रोट से रिलेटेड। उसके बाद आता है हमारा हार्ट। तो ग्रीन जो है, जो लव, कुदरत, ग्रीन से हमें प्यार मिलता है। ग्रीन हमें प्यार का प्रतीक है ये, बिल्कुल अनाहत। तो अनाहत। तो यहाँ से हमें वो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें हैं, अब यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए आपका बीपी, आपका इंसोमेनिया, आपका माइग्रेन, आपके दुनिया भर की चीजें इन 3 चीजों ने ठीक कर दी। उसके बाद आगे हम यहाँ पे मणिपुर में, यानी कि पेट से हमें खुशी मिलती है, भोजन खा के खुशी मिलती है ना, जॉय मिलती है। किससे मिलती है? येलो कलर। येलो कलर, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी पेट से है। उसके बाद हमारा और अपना ये सेक्रल नीचे आ जाता है, हारा जिसे बोलते हैं, यानी कि ऑरेंज कलर की, जिससे हमारे प्रजनन के जितने भी अंग हैं। और सबसे नीचे मूलाधार, वो रेड कलर से, यानी कि जितना हमारा स्केलेटन है, हड्डियां हैं, जोड़ है, घुटने हैं, बॉडी का जो भी स्थूल है, वो सारा इससे जुड़ा हुआ है। इन सब की एक फ्रीक्वेंसी है, उन सब की एक फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा हमने बात करी थी थॉट की। सबसे ज्यादा एनर्जी हमने कहा कि लॉस होती है थॉट से, विचारों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब माइंड, हमारे माइंड क्या कैप्चर करता है? माइंड की अपनी एक भाषा है। माइंड के अंदर, माइंड है क्या? ब्रेन तो सारी दुनिया जानती है कि एक ऑर्गन है। माइंड किसी ने देखा है क्या? नहीं, किसी ने देखा है क्या? और फिर हम कहते हैं माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। हाँ। और सारा खेल तो ये माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का ये है क्या? ये इट इज एन एंटिटी। जो ज्ञानेंद्रियां आ रही हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो हमारे अक्षु, आंख, कान, नाक, जो कुछ भी इन्होंने दुनिया से ग्रहण किया, और जैसे अंदर जाते हैं वो विचार बन जाते हैं। भाई हमारी आंखों ने सामने एक स्नेक देखा तो तुरंत एक थॉट आया ना, उस ज्ञानेंद्रियों का रिएक्शन हमारे माइंड में गया ना, ब्रेन से नहीं, वो तो स्टिमुलेट हुआ, बॉडी है। तो माइंड की अपनी एक भाषा है, और भाषा कौन सी है? वो इमेज को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। अगर आपने आज से 40 साल पहले कोई पिक्चर देखी है और 40 साल तक उसका कोई जिक्र नहीं किया, मतलब आपने मुगल आजम 40 साल पहले देखी होगी, और आज उसके बारे में सोचते, 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात, आ जाएगी ना। तो क्यों आ जाएगी? क्योंकि वो पिक्चर, माइंड वाली पिक्चर को कैप्चर करता है। और उसमें भी कौन सी स्टिल पिक, फोटो को नहीं, आप फोटो को नहीं याद कर पाएंगे, जो मूविंग है, 3D है, 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मूविंग है, उनको, और उसके साथ में क्या? इमेज, कलर। अगर वो कलरफुल है तो वो भी याद रहेगी माइंड को, राइट। और अगर उसमें एक जैसे रिदम है, और तो भी उसको याद है, डांस हो रहा है, कुछ योगा हो रहा है, ये सब आपको याद रहेगा। और उसमें कोई म्यूजिक है तो वो भी याद है। ये 4 लैंग्वेज हैं माइंड की। तो इन 4 चीजों के द्वारा आप कोई भी ऊर्जा अपने माइंड को पॉजिटिव दे सकते हो। एक होता है जियो रिदमिक इफेक्ट। साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर अगर हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो जो हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड मेन जो हार्मोन्स हैं उनमें एकदम चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ये तनाव बढ़ाता है। तो जब हम ये जियो रिदमिक इफेक्ट पैदा करते हैं तो वो जो
कोर्टिसोल हार्मोन्स में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। 60 से 70% लोगों के कोर्टिसोल हार्मोन गिर जाता है। और ऐसे DHE एक हार्मोन है, एक मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन में एकदम से इंक्रीज आ जाता है खाली उस 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखने को, कलर्स को देखने को। तो अगर हम किसी कलर की कोई कलर देखें, उसमें कंसंट्रेट करें और उसके अंदर 3 डायमेंशन हो, उसके अंदर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ कोई डांस या योगा जैसी कोई चीज हो और उसके साथ में उच्चारण हो, तो आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर हम उन कलर्स को अगर एक 3 डायमेंशनल की तरह उसमें ले और उसमें कंसंट्रेट करें, तो हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं और हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और जिस भी कलर की, जैसे मैंने जिस चक्रास को किया वो कर सकते हैं। दूसरा चीज है विजुअलाइजेशन। अगर हम अपने ऑफिस में 5 मिनट के लिए बैठ के अपने अंदर ये विजुअलाइज करते हैं कि मैं जैसे पावर पॉइंट की आपने कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं, उस बोर्ड मीटिंग के पूरे सिनेरियो को आप विजुअलाइज कीजिए, और हर आदमी को विजुअलाइज कीजिए बिल्कुल हूबहू। उनकी शक्लें, उनके चेहरे सब आपके सामने आ जाएं। और इसमें लगता है कि ज्यादा टाइम ना, कुछ सेकंडों में सारे सामने आपके आ जाएंगे। ये कमाल की एक्सरसाइज है, लोग करते नहीं, करके देखिए। वो सारी ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है आपकी माइंड के थ्रू। पहले से तो मैंने बताया कि आपके थॉट्स सारे नेगेटिव आपके खत्म हो जाएंगे, पूरे जाने शुरू हो जाएगी। प्लस आपकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, इसका मैं बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ ये कि आप उसको विजुलाइज करिए। और विजुलाइज के साथ में आप एक अपने मन ही मन अफर्मेशन, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, इस टाइप के अफर्मेशन अपने माइंड को दीजिए। कितनी देर लगे आपको? 5 मिनट तो अपने ऑफिस में मिलते ही होंगे ना खाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं मिलते निकाल दे, 5 मिनट मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तीसरा मैंने पानी वाली बात की, पानी आप चार्ज कर, हर एक में चीज में देखिए आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो टिप है ना, वो आपके हाथ में है। किसी को लोग करते ही नहीं है। ये 5 एलिमेंट की हमने बात की, तो 5 एलिमेंट हमारे हाथ में है। अंगूठा हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब जल, ये आप ऐसे जाते हैं ना, शो कर, ये जल है। आप शादी की उंगली इसमें डालते हैं ना, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है। 5 तत्व हमारे हैं। और इनकी हर एक की, अब आपको मतलब थकावट महसूस हो रही है, तो आप इस तरीके से ये मुद्रा, आप अग्नि मुद्रा में बैठ जाइए। खाने के बाद मोस्टली लोगों का ये देखिए, मैंने इसको दबाया, इसको, ये क्या पृथ्वी है, इसको हमने अग्नि से दबा दिया। अच्छा, आप समझ रहे बात को? आप इसको बैठ के 5 मिनट आंख बंद करके खाली विजुअलाइजेशन करना दे। आपका जितने खाने के बाद जो गरिष्ठ आपने खाया सारा देखे 5 मिनट के अंदर हजम हो जाएगा और आप एकदम तरोताजा हो जाएंगे। क्या ये चीज आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऑफिस में बैठ के? बताइए, इसमें क्या चीज है, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ये तो जेनजी की तरह जो है, आप मेट्रो में जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, बैठ के बैठ जाइए और बैठे रहिए, घंटों बैठे रहिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये इतनी कमाल की चीज है। मान लीजिए आप कैसी एक इमरजेंसी में टिप दे रहा हूँ, अगर आप अपने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो मैं एक मुद्रा बता रहा हूँ, ये बाजू को अंगूठे के अंदर दबा के, ये इन दोनों को, इसको खाली ये आप अगर बना लें तो ये आपको कभी भी मरने नहीं देगी, हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी ये मुद्रा आपको। अपान वायु मुद्रा इसका नाम है। जीवन जिसे कहते हैं ना, जीवन देने वाली मुद्रा है ये। इतनी बड़ी ताकत कुदरत ने हम आपके हाथों में दी है, ये ऊर्जा नहीं है तो क्या? अब इसमें बताइए, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हम कोई एलोपैथ, कुछ भी एक्सपर्ट है, वकील है, कुछ भी है, बिजनेसमैन है, ये काम तो आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये काम सबके लिए है। इनफैक्ट इसमें हम कोई डॉक्टरों की कोई एलोपैथी की या किसी मेडिसिन की बुराई तो नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अपने आप को आप इस तरीके से ऊर्जा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके पेट में गैस बन रही है, आप ये वायु मुद्रा बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, हमारे जो बड़े ऋषि मुनि थे, हमेशा ये ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा देखिए, अग्नि और वायु, यानी कि आपका जितने पेट के अंदर है वो अग्नि और टच किया हुआ वायु। देखिए वायु की क्या साइंटिफिक नियम क्या है? आग लगाओ तो ऊपर उठेगी ना। गर्मी अगर आपके अंदर, या गर्मी विचारों की हो, गर्मी किसी शीतलता चाहिए, शीतलता चाहिए, तो इसको जो है
ऐसे कितने ही छोटे छोटे टिप्स हैं जो लोग संपर्क में हैं, जो हम वर्कशॉप्स करते हैं, उनमें इस चीज का अभ्यास कराते हैं बकायदा। बिल्कुल। और इसके द्वारा फिर वो रोग, और मैंने ये इन साइकोसोमेटिक डिजीज लोगों को जो छुटकारा, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, पेट की सारी प्रॉब्लम्स, और ऐसे शानदार रिजल्ट मैंने देखे हैं। और इसको वही कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। लोग बिलीव नहीं करते। लोग जाएंगे डॉक्टरों के पास, 1000 रुपया मिनिमम जहाँ पे फीस है, और 15 मिनट में वो जाएगा और 10,000 रुपए के टेस्ट लिख देगा और उसकी बात करेंगे। और जो हम ये बात, छोटी सी बात कहते हैं कि खाली हम कुदरत के साथ जुड़िए, नेचर के साथ जुड़िए, ऊर्जा को, और सब कुछ आपके पास है, कोई खरीदना नहीं, कुछ बेचना नहीं, कुछ करना, खाली आपने आपको डिसिप्लिन भी तो लाना है। और ये भी नहीं कि आपको घंटों बैठ के योगा करना, वो बेस्ट वे है योगा करना। मेडिटेशन करने से फायदा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, जितना योगा करेंगे। पर आपके पास टाइम कहाँ है? आपके पास तो ये प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पास योगा का टाइम नहीं है। आप ऑफिस में तनावग्रस्त हो, अब आपका ऑफिस में बीपी बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली एक अपान वायु मुद्रा लगाइए ऐसे, और ऐसे बैठ जाइए, थोड़ी देर डीप ब्रीथिंग करिए, थोड़ी देर में आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, मैं इन पे एम्फेसाइज करता हूँ। बीइंग एन इंजीनियर, देखिए मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होके मैंने हर तरीके की चीजों को शॉप फ्लोर पे देखा, कंप्रेसर इंडस्ट्री को देखा, पावर प्लांट्स को देखा। फिर मैं प्रोडक्शन का हेड होने के बाद मैं कितने ही लोग मेरे अंडर में काम किए, उन सबको देखा। फिर मैं ट्रेनिंग में आया, फिर युवा पीढ़ी से जुड़ा, और कम से कम जब ये वोकेशनल बड़े इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट हर साल वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोफेशनल आता था, उन सबको मैं देखता था। अनगिनत युवाओं से मैंने बात की, और सबकी यही समस्या। और आज जिन्होंने मुझे फॉलो किया, कई बहुत बड़ी पोस्टों पे हैं, बहुत ऊंची जी, और उनके मैसेज आते हैं, सर आज हम जो कुछ भी है आपके छोटी छोटी टिप्स को अपना के। क्या बात है, क्या तो मुझे खुशी मिलती है। और मैं सभी से ये कहता हूँ कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए ये कि कोई बहुत बड़े आपको नहीं करना है, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत ओवरलोडेड हूँ, मेरे पास काम इतना बेटा, गलत बात है। मैं तो ये कहूँगा आप झूठ बोलते हो। अगर आप देखो ना मोबाइल पे, आप कितना, आप ऑफिस में बैठे हो और अपने मोबाइल पे कितना फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट कर देते हो। बैठते गए तो ऑफिस में है, और जाके अपना सर्फिंग, मेल सर्फिंग में कितना टाइम वेस्ट कर देते हो। अगर सब चीजों का अपने टाइम निर्धारित करना, कितना टाइम आपके बचे? 8 घंटे में से कम 3-4 घंटे आप बचा सकते हैं। क्या खूबसूरत बातचीत रही आज की, और हम लोगों ने कई ऐसी टिप्स आप तक पहुंचाई है। दर्शकों और दोस्तों, आप अगर कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हैं, किसी भी एरिया में आप अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हैं, तो दिनेश सर की छोटी छोटी टिप्स अपनाइए। इनकेस अगर आपको लगता है कि हमें और ज्यादा बात करने की जरूरत है दिनेश सर से, इनसे पर्सनली मिलने की जरूरत है, तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट दिनेश सर के पास तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी, उनसे आपको मिलने का मौका भी दिया जाएगा। तो आज की चर्चा में सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें जो है आपने हमसे बातचीत की, और मुझे आपकी ऊर्जा से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो इसी तरह से रहे, और ये भी मैं दर्शकों की आपकी ऊर्जा की तरह ही सभी में ऊर्जा होनी चाहिए, और अपने आप ही आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस मैनेज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। जो सर्वाइवल है वो बहुत टफ है। गला काट प्रतियोगिता चल रही है, हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। टाइम से सोएंगे तो आपको भरपूर नींद मिलेगी। यानी कि अगर हम 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ जाए, आपकी बॉडी मैसेज देती है, आपका काम मैसेज देता है। और जो ऊपर बैठा ना वो बेवकूफ नहीं है।